मित्रों, जैसा कि हम इकोनॉमी के अंतर्गत मुद्रास्फीति को पढ़ रहे थे, तो मुद्रास्फीति की जो कंप्लीटेड बेस था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति क्या होती है, उसके बेसिक कारण क्या होते हैं और उसके क्या प्रभाव होते हैं। इनके संदर्भ से जुड़े जो भी मानदंड थे अर्थात आंकड़े थे, उनको मैंने एक एक करके बारीक तरीके से आपको समझा दिया है। आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें कुछ ऐसी मुद्रास्फीतियों को पढ़ेंगे जो एडवांस में है, जिसके अंतर्गत जैसे कोर मुद्रास्फीति को भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और कोर मुद्रास्फीति में ही आपको WPI अर्थात आपने थोक मूल्य सूचकांक को भी पढ़ा होगा, उसके आधार पर किस प्रकार से निकाली जाती है। साथ ही साथ आप जानते हो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके विषय में भी समझेंगे कि उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक होते हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, वो कौन जारी करता है, कैसे निकालते हैं, तो उसमें कौन कौन सी वस्तुओं को शामिल करते हैं उसको भी समझेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि मुद्रास्फीति जो होती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI अर्थात होल प्राइस इंडेक्स, इन दोनों के आधारों पर गणना की जाती है, राइट। तो आज इसी के संदर्भ में डिटेल से समझते हैं। अगर आप देखते हो कि हमारे देश में या अन्य देशों में आप देखते हो मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो वो बढ़ती है उसकी डिमांड और सप्लाई के बेस पर, राइट। तो डिमांड सप्लाई के बेस पर आप जानते हो मुद्रास्फीति बढ़ती है। साथ ही साथ आप जानते हो लागत के बेस पर भी आप जानते हो, तो इसके विषय में मैंने आपको कंप्लीट बताया हूं। अब बात हम करते हैं कि मुद्रास्फीति से बेरोजगारी का क्या संबंध होता है। तो बेरोजगारी में आप जानते हो कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में कई सारे संबंध आपको देखने को मिलेंगे। एक ऐसा संबंध मिलता है कि मुद्रास्फीति जब वृद्धि होती है, राइट, मुद्रास्फीति जब वृद्धि होती है तो इससे इसका एक अपोजिट संबंध मिलता है कि जो बेरोजगारी होती है उसमें कमी आती है, राइट। दूसरी कंडीशन इसमें यह बनती है कि जब बेरोजगारी बढ़ती है, राइट, बेरोजगारी बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ भी मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी भी बढ़ती है। एक कंडीशन ऐसी आती है, तो ये ट्रेड ऑफ की कंडीशन बनती है, जिसे स्टेपलेशन भी बोलते हैं। तो स्टेपलेशन क्या होता है इसके विषय में भी हम समझेंगे। तो इससे संबंधित जो भी आज से जुड़ी जो भी लेक्चर में है उनको हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज आप ये सोचिए कि जो मुद्रास्फीति है, राइट, जो मुद्रास्फीति है तो उस मुद्रास्फीति में आपको मैंने गत्यावरोधक मुद्रास्फीति बताई थी। तो गत्यावरोधक मुद्रास्फीति कैसी होती है, जिसमें जो मांग होती है वो यथावत रहती है, राइट, मांग होती है यथावत रहती है, जबकि सरकार जो है वो निरंतर सप्लाई या जो आपूर्ति है वो करती रहती है। तो मांग जो है वो यथावत है, राइट। यथावत का मतलब है कि मांग में ना ही ज्यादा वृद्धि हो रही है ना कमी हो रही है, यानी कि जो मांग हो रही है वो किसी प्रोडक्ट को लेकर यथावत हो रही है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि और कमी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार जो है निरंतर प्रोडक्ट बनाकर उसको सप्लाई कर रही है, राइट। तो ये जो होती है क्या होती है, ये होती है आपकी गत्यावरोधक मुद्रास्फीति। लेकिन बात ये आती है कि गत्यावरोधक मुद्रास्फीति के साथ साथ आपको एक मर्म मुद्रास्फीति भी देखने को मिलेगी। ओके, कौन सी देखने को मिलेगी? मर्म मुद्रास्फीति। तो मर्म मुद्रास्फीति जो है एक्चुअली में क्या होती है इसको थोड़ा समझ लो। इसको मैंने पिछली बार भी समझाया था, लेकिन हो सकता है कि कम समझ में आया हो। आज हम जो समझाएंगे काफी डिटेल से समझाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि जो मर्म मुद्रास्फीति अर्थात कोर मुद्रास्फीति, ये एक्चुअली में क्या होती है, राइट। मर्म मुद्रास्फीति और उसे हम कोर मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो कोर मुद्रास्फीति एक्चुअली में होती क्या है इसको थोड़ा समझ लो। जैसा कि आप जानते हो कि मर्म मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति, तो आप जानते हो कि कोई हम एक बास्केट ले लेते हैं, इसे हम बास्केट मुद्रास्फीति भी कहते हैं। ओके, तो हम एक बास्केट ले लेते हैं, इस बास्केट में हम क्या करते हैं कि कुछ उन वस्तुओं को शामिल कर लेते हैं। हम कुछ उन वस्तुओं को शामिल कर लेते हैं जो वस्तुएं हमारे जीवन पर्यंत के लिए या हमारी जीविका उपार्जन के लिए उत्तरदायी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। क्योंकि हम दैनिक जीवन में जब इनका उपभोग करते हैं, राइट, हम इनके दैनिक जीवन उपभोग करते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष, या हम ऐसा एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि एक घर का मकान ले लीजिए, और एक घर के मकान में जो दैनिक जीवन में या दैनिक में यानी कि एक दिन में या हम दैनिक दिनचर्या में अगर हम बात कर लेते हैं एक दिन के अंतर्गत, अगर किसी घर में क्या क्या उपभोग करने के लिए क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है,
तो आप कहते हो कि सर इसमें खाद्यान्न वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति है अगर पेट भरेगा, राइट, पेट भरता है तो उसे खाद्यान्न की जरूरत पड़ती है, जैसे गेहूं चावल हैं, इनकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरी आवश्यकता पड़ती है इसमें ईंधन की। तो ईंधन आप कह सकते हैं जैसे एलपीजी ले लो, राइट, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होती है एलपीजी होती है, तो एलपीजी को शामिल कर लेते हैं। तो इनको हम शामिल करते हैं। साथ ही साथ आप जानते हो कि इसमें हम विनिर्मित वस्तुओं को भी शामिल कर लेते हैं, तो विनिर्मित वस्तुएं शामिल हो जाती हैं। तो आप जानते हो क्या होता है कि इसमें हम सबसे पहले कंडीशन समझते हैं बास्केट में, कि बास्केट में अगर इसकी अगर मुद्रास्फीति को देखोगे तो एक बास्केट हम लेते हैं, और बास्केट में हम क्या क्या शामिल कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं इसमें सबसे पहले खाद्यान्न। तो खाद्यान्न मतलब खाद्य वस्तुएं, यानी कि जो दैनिक चर्या में या दैनिक जीवन में जो उपभोग की जाती हैं, कंज्यूम की जाती हैं, उसे खाई जाती हैं, मतलब एक उसके उत्पादन करके उसको हम उसे पका करके खाते हैं, तो वो खाद्यान्न वस्तुएं बोली जाती हैं। दूसरी बात आती है कि इसमें हम वो भी शामिल करते हैं जिन वस्तुओं को हम पकाते हैं उसमें ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो ऊर्जा को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, राइट। तो ऊर्जा को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, तो ऊर्जा को भी मैंने इसमें शामिल किया। अब बात आती है कि ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो विनिर्मित हैं, यानी कि विनिर्मित का वस्तुएं ऐसी होती हैं जो उत्पादक स्तर पर होती है, राइट, उत्पादक स्तर पर होती हैं, यानी कि वे वस्तुएं, सुनना ध्यान से, वे वस्तुएं जो किसी मशीनी सिस्टम के माध्यम से प्राकृतिक वस्तुओं को विनिर्मित किया जा रहा है, प्राकृतिक वस्तुओं को विनिर्मित किया जा रहा है, वे सभी वस्तुएं जो होती हैं वो उत्पादक वस्तुएं होती हैं, और उत्पादक वस्तुओं को भी हम बास्केट में मान लो शामिल कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इनको भी इसमें हमने शामिल कर लिया। अब क्या होता है कि विनिर्मित वस्तुएं भी इसमें शामिल हो गई। अब बात ये आती है कि इस वस्तु को तो हमने इस बास्केट में शामिल कर लिया, राइट, इसमें शामिल कर लिया, लेकिन बात ये है कि ये जो आधार है, ये जो हम बास्केट का आधार रख रहे हैं ना, ये हमारे भारत में अगर देखोगे ना तो भारत में इसकी स्थिति थोड़ा अलग देखने को मिलेगी। भारत में इसकी स्थिति अलग देखने को मिलेगी, जबकि अमेरिका वाले अगर आप देशों में देखोगे तो अमेरिका जैसे जो देश हैं, राइट, अमेरिका जैसे जो देश हैं उन देशों में अगर आप देखोगे ना तो खाद्य है, राइट, ये खाद्य है तो इनको वो शामिल नहीं करते हैं, खाद्य को शामिल नहीं करते हैं। जबकि भारत में अगर आप देखोगे तो खाद्य है, ऊर्जा को शामिल कर लेते हैं, लेकिन भारत में विनिर्मित वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं, ओके। लेकिन अभी 2001 का जो आंकड़ा आया था उसमें जो थोक मूल्य सूचकांक था या जो बास्केट जो मुद्रास्फीति थी उसको शामिल किया गया था, राइट, उसको शामिल किया गया था। तो उसी के आधार पे अभी भी चल रहा है, लेकिन इसकी भारत में आलोचना होती है। भारत में आलोचना क्यों होती है? आप जानते हो भारत में जो लोग जनसंख्या अधिक है, राइट, भारत में जनसंख्या अधिक है, तो भारत में जो अपना खाद्यान्न जो आपूर्ति करते हैं तो वो करते हैं आप जानते हो दैनिक चर्या में। तो दैनिक चर्याओं की अगर आप विशेषता देखोगे तो अगर आप दैनिक चर्याओं में जब यूज करते हो, राइट, दैनिक चर्या में आप यूज करते हो तो आप जब इनको हम इसमें शामिल करते हैं, इसमें शामिल करते हैं, राइट, तो इनमें जब शामिल करते हैं तो आप जानते हो कि जो थूक वाली चीजें हैं, जो थोक वाली चीजें हैं तो इसमें जो दैनिक चर्या के हिसाब से यूज की जाती हैं तो थोक वाली चीज़ों को यूज नहीं करते हैं, समझ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की अगर स्थिति देखी जाती है मर्मकोर मुद्रास्फीति में तो वो उसकी आलोचना की जाती है, वो उसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे ना तो सीपीआई के आधार पर ज़्यादा वेटेज किया जाता है, जबकि थोक के आधार पर कम किया जाता है। तो भारत में अगर आप देखोगे तो बैटेज है जो है वो सीपीआई का सबसे ज्यादा रहता है, जबकि थोक का वो कम रहता है, क्योंकि थोक का जो बैटेज देखोगे तो अमेरिका जैसे देश हैं उसमें अधिक रहता है, क्योंकि वो विनिर्मित वस्तुओं को उत्पादक को ट्रैक करता है, राइट। तो अब बात आती है इसी बेसिस पर आप जानते हो, मान लो ये कोई एक बास्केट है, राइट, ये बास्केट है, अगर इस बास्केट का मान लो 2023 में इसका प्राइस अगर हम प्राइस इसका अगर आप देखोगे तो मान लेते हैं कि इसका प्राइस है 10,000, इसका प्राइस है 10,000। अब आने वाले समय में 1 साल बाद अगर हम इसकी गणना करते हैं, 1 साल बाद हम इसकी गणना करते हैं, तो जब गणना करते हैं तो क्या करते हैं कि यही जो 10,000 का 2023 में इसका मूल्य निर्धारित किया गया था, ये बास्केट में इसमें जो भी वस्तुएं शामिल की, जैसे खाद्य कर लिया, ऊर्जा कर लिया, विनिर्मित वस्तुएं कर ली, राइट, अब ये शामिल कर ली बास्केट में। अब बात सॉरी, अब बात ये आती है कि 2023 में इसका जो मूल्य निर्धारित किया गया है वो 10,000 कर दिया।
अब 2024 आती है, राइट, 2000 जब 24 आती है तो 2024 में इसी बास्केट का जो मूल्य देखा जाता है वो इस आज की तुलना में थोड़ा बढ़ जाएगी, राइट, आज की तुलना में थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि समय के साथ क्या है, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही, और जनसंख्या में जैसे वृद्धि हो रही है तो दैनिक चर्या में उपयोग होने वाली वस्तुओं की भी मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ती है तो आप जानते हो जनसंख्या वृद्धि की वजह से ही मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने के कारण आप जानते हो क्या होता है, उत्पादन की दर में भी वृद्धि होती है, राइट, उत्पादन की दर में भी वृद्धि होती है। तो आप एक चीज समझिए कि जो बास्केट में वस्तुएं शामिल की गई हैं, जो बास्केट वस्तुएं शामिल की गई हैं, उनका एक समय बाद, जैसे ही एक समय बाद जनसंख्या वृद्धि होती है तो एक समय बाद क्या होता है कि यही जो रेट दिया गया है 10,000, इस ये रेट जो होता है बढ़ जाता है, राइट, ये रेट जो है वो बढ़ जाता है। वो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कितना बढ़ गया, वो एग्जाम्पल के तौर पे बढ़ गया, मान लो 12,000 हो गया, ठीक, 12,000 हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये 12,000 हो गया, अगर हम इसकी गणना करें, कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो कैलकुलेशन आप इस ऐसे समझिए कि मान लो कि महंगाई बराबर क्या होता है, महंगाई बराबर होता है, महंगाई बराबर होता है वर्तमान वर्तमान वस्तु का मूल्य, वर्तमान वस्तुओं का मूल्य, माइनस कर देते हैं इसमें जो जो पिछले वर्ष का जो वस्तुओं का मूल्य था, पिछले वर्ष वस्तुओं का जो मूल्य था, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, वर्तमान के मूल्यों से, वर्तमान की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से जो पिछले वर्ष की जो वस्तुएं रही उनको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, अर्थात उसको माइनस कर देते हैं, और बटे में हम क्या करते हैं, जो पिछले वर्ष की जो वस्तुओं का जो मूल्य था, ठीक है, पिछले वस्तुओं का जो मूल्य था उसको हम शामिल करते हैं और गुणा में 100%, ठीक, तो गुणा में फिर हम क्या करते हैं 100%। जैसे समझो, मान लो महंगाई अगर हमें आज निकालनी है, राइट, अब मान लो महंगाई आज निकालनी है, तो महंगाई निकाल लेते हैं तो क्या करते हैं, मान लो ये महंगाई हम 2024 की निकाल रहे हैं, 24 की निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 24 की महंगाई हम निकालते हैं तो क्या होता है कि वर्तमान वस्तुओं का मूल्य कितना है, वो हो गया 12,000, राइट, मान लो 24,000 में हम देखते हैं तो 12,000 है, और पिछले 2023 में कितना था, 10,000 था, राइट। अब ये 10,000 था और बटे में अगर आप करोगे तो यही पिछले वर्ष जो वस्तुओं का मूल्य था वो भी कितना होगा, 10,000 होगा, राइट, कितना होगा, 10,000। अब गुणा में इसमें अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 का आप कर दीजिए गुणा। अब क्या होता है कि 12,000 में से अगर आप 10,000 घटाते हो, 12,000 में से 10,000 घटाते हो तो 2,000 बचता है, तो 2,000 बटे 10,000, राइट, 10,000 गुणे 100%। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो देखो, जीरो से जीरो दो गई, अब 100 से अगर 2 जीरो ऊपर कर दोगे तो ये आ जाएगा 20%। इसका मतलब ये हुआ कि जो बास्केट का जो मूल्य है, राइट, बास्केट का जो मूल्य है वो पिछले वर्ष की तुलना में 2024 में वो 20% हो जाएगा, राइट, वो 20% हो गया। तो अब ये बात हुई कि इसके अंतर्गत जो वस्तुएं शामिल थी, इनके अंतर्गत जो वस्तुएं शामिल थी जैसे खाद्य, ऊर्जा, विनिर्मित वस्तुएं जो शामिल की गई थी, इनका ओवरऑल देखोगे तो एक्चुअली में इसमें 20% की क्या हो गई, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो गई, ओके, 20% की मुद्रास्फीति में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अब बात ये आती है कि ये 20% जो है वो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो गई है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो मुद्रास्फीति है यही कहलाती है आपकी कोर मुद्रास्फीति, यानी कि बास्केट में निर्धारित जो वस्तुएं शामिल की गई हैं, ठीक, वस्तुएं जो समाहित की गई हैं, उन वस्तुओं का पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान में जो भी बास्केट का मूल्य निर्धारित किया जाता है वो कितना परसेंटेज पिछले वर्ष से बढ़ा है, वही कहलाती है उसकी कोर मुद्रास्फीति, राइट, वही कहलाती है उसकी कोर मुद्रास्फीति। तो कोर मुद्रास्फीति है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है कि ये बास्केट जो है, राइट, ये बास्केट है, इसको हम दो बेसिस पे और समझते हैं, एक सीपीआई मूल्य के आधार पर भी समझते हैं, एक डब्ल्यूपीआई मूल्य के आधार पर भी समझते हैं। और डब्ल्यूपीआई और सीपीआई अगर आप देखोगे इसे बोलते हैं कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है, और डब्ल्यूपीआई है होल प्राइस इंडेक्स है, राइट। तो दोनों के बेस पे हम इसको थोड़ा और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो चलो, तो अब बात हम करते हैं इसमें कि सीपीआई के आधार पे कैसा है और डब्ल्यूपीआई के आधार पे। आपने
पढ़ा होगा सीपीआई के आधार पर, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जो भारत में सबसे ज्यादा चलता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक है भारत में समाहित किया गया है, लेकिन भारत में अगर आप देखोगे इसकी कैलकुलेशन जो है ना, कैलकुलेशन जो है वो इतनी देखने को नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि रहती है, तो जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से यहाँ पर जो लोग मांग करते हैं ना, वो खुदरा के आधार पे करते हैं, वो खुदरा मूल्य के आधार पर करते हैं। थोक मूल्य पर यहाँ पर जो वस्तुएं हैं वो नहीं लेते हैं। तो थोक मूल्य पर अगर आप देखोगे तो कोई व्यापारी ही लेते हैं, थोक मूल्य पर व्यापारी लोग लेते हैं। वो व्यवसाय में आप देखोगे व्यवसाय जो करते हैं, बड़े बड़े थोक जो बड़े बड़े व्यवसायकर्ता होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, वो थोक में ले लेते हैं, ठीक है, वो थोक में ले लेते हैं। जबकि आम जनमानस जो है, आम जनता जो है वो खुदरा पे लेती है, राइट, वो किस पे लेती है? खुदरा पे। तो आप यही एक चीज समझिए कि मान लो कोई व्यक्ति मार्केट में जाता है तो वो प्राइस देगा और वस्तु खरीद लेगा, तो वो खुदरा मूल्य पे उसने परचेज कर लिया। अब मान लो कोई व्यक्ति जाता है, कैसा है, वो व्यापारी है। अब वो व्यापारी है तो व्यापार करने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, जबकि खुदरा वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है कि जो सीपीआई मूल्य का जो वेटेज है, राइट, सीपीआई मूल्य पे आधारित जो वेटेज है वो अधिक होता है थोक मूल्य की वेटेज की तुलना। भारत की स्थिति में देखा जाए, भारत की बात करें तो, अन्य देशों की बात हम नहीं करेंगे, भारत की बात करते हैं। जबकि अमेरिका वाले देशों में आप देखोगे तो वहां पर आप देखोगे तो थोक मूल्य के आधार पर उसकी आकलन गणना ज्यादा रहती है, क्योंकि उसमें अमेरिका जो है वो खाद्य वस्तुओं को शामिल नहीं करता है, बास्केट में खाद्य वस्तुओं को शामिल नहीं करता है। जबकि भारत है वो करता है, भारत है वो करता है। जबकि भारत अगर आप देखोगे तो भारत इन दो बेसिस पे ही अपना रिजल्ट देता है, जैसे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पे। जबकि अमेरिका जैसे जो देश हैं वो भी सीपीआई डब्ल्यूपीआई भी देते हैं, लेकिन वो खाद्य जो बास्केट है उसमें खाद्य वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं, जबकि भारत कर लेता है। लेकिन भारत में अगर वेटेज आप थोक का देखोगे तो बहुत कम होता है, जबकि कंज्यूमर का आप खुदरा का देखोगे ज़्यादा है, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो खुदरा पे ही कोई चीज़ खरीदते हैं, मार्केट में जाएंगे तो खुदरा पे ही खरीदेंगे। जबकि जबकि थोक पे जो कौन खरीदते हैं? वो खरीदते हैं जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो थोक पे खरीद लेते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं? अब इसी को हम थोड़ा समझते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को। सीपीआई क्या होता है इसको समझते हैं, और डब्ल्यूपीआई क्या होता है इसको समझते हैं। इन दोनों को अगर आप समझोगे तो आप एक्चुअल मुद्रास्फीति को समझ लोगे। इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राइट, इसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करने की जो अथॉरिटी है वो है, आप देखोगे, एनएसओ। क्या है? एनएसओ, राइट। इसे कौन जारी करता है? एनएसओ जारी करता है, राइट। अब बात आती है, एनएसओ भी करता है, जबकि इसी को सीएसओ भी करता है। वो कैसे करता है आपको हम बताएंगे। देखो, सीपीआई के भी 4 आधार अलग अलग होते हैं, सीपीआई के भी 4 आधार अलग अलग होते हैं। तो उन बेसिस पर 3 आधार जो होते हैं ऑलरेडी पहले अगर ओवरऑल देख लो, देखो सीपीआई जो ओवरऑल जो होती है, ओवरऑल जो उसकी मतलब जारी किया जाता है वो करता है एनएसओ, राइट, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। अब बात ये आती है, ये तो ओवरऑल हो गया। जबकि सीपीआई में आप देखोगे कि इसके अलग अलग और आधार होते हैं, इसके स्तंभ और भी होते हैं। जैसे अभी हम आपको बात करेंगे, उस पर थोड़ा वेट कर लीजिए 1 मिनट, उस पर हम बात करते हैं। पहले एक चीज इसको समझ लो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मतलब ये है कि वे ऐसी वस्तुएं आ जाती हैं, वे सभी प्रकार की ऐसी वस्तुएं आ जाती हैं जो दैनिक जीवन में उपयोग की जाती हैं, जो दैनिक जीवन में उपयोग की जाती हैं। अब वो कौन वस्तुएं हो सकती हैं? जैसे आप जानते हो, खाद्यान्न की वस्तुएं ले लो, पेय पदार्थ की वस्तुएं को आप शामिल कर सकते हो, खाद्यान्न की हैं, पेय पदार्थ की वस्तुएं हैं, इसी में आप शामिल कर सकते हो। जैसे कपड़ा है, ठीक है, कपड़े पहनने की वस्तुएं हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी होते हैं, वो शामिल हम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। साथ ही साथ इसमें सेवा को भी हम शामिल कर लेते हैं, राइट। तो इसमें क्या क्या शामिल कर लेते हैं सीपीआई में, थोड़ा आप यहाँ पे माइंड लगाइए। पहला, खाद्यान्न वस्तुएं को शामिल करते हैं। खाद्यान्न वस्तुओं के मतलब जो डेली हम वेटेज करके खाते हैं, भोजन के रूप में उपभोग करते हैं, ठीक, खाद्यान्न वस्तुएं हो गई। इसी में आप जानते हो पहनने योग्य वस्तुएं, जैसे कपड़ा लत्ते हो गए, जूते हो गए, इनको शामिल कर लेते हैं,
ठीक है। इसी के बाद आप जानते हो उपकरण, जैसे कि उपकरण में आप फोन चलाते हो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चलाते हो, ये उपकरण हो गए, राइट, इनको भी शामिल करते हैं। तो आप इसमें लिख लो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसी के अंतर्गत आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और खाद्यान्न है, पेय पदार्थ वस्तुएं हैं, इनको शामिल करते हैं। और दैनिक जीवन में जो उपयोग की जाती हैं, जूते लत्ते हैं और कपड़े भी हैं, उनको भी यूज करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य जो है अपने दैनिक जीवन में जो भी उपयोग करता है वस्तुएं, जो भी उपयोग करता है घर में, जो घरेलू वस्तुएं होती हैं, पहनना है, ठीक है, सोना उठने, जो भी उनकी अपनी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, उनको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो है ना इन वस्तुओं को खुदरा रूप में परचेज करने जाता है, मार्केट में जाएगा तो इनको खुदरा रूप में परचेज करेगा, राइट, थोक में नहीं करेगा। लेकिन हाँ अगर आप देखोगे इनको अगर वो करता सॉरी इनको अगर थोक में परचेज करते हैं तो वो करते हैं कौन करते हैं, वो करते हैं व्यवसाय, जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको आप देखोगे ना तो वो कर जरूर लेते हैं, लेकिन हम उसको शामिल इसमें नहीं करते हैं, उनको हम शामिल नहीं करते हैं। क्योंकि जब वो बेचते हैं ना, जब वो बेचते हैं खुदरा को ही बेचते हैं, तो हम खुदरा को ही इसमें क्यों ना शामिल कर लें, हम थोक वाले को इसमें नहीं शामिल करेंगे, राइट। क्योंकि अगर वो थोक में लेते हैं ना, उनका थोक में लेते हैं, तो उनके मूल्य के हम परिवर्तन को नहीं मापते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या मापते हैं, इसमें जो उपभोक्ता हैं, जो परचेज कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं इन वस्तुओं का, तो उनके मूल्य में क्या परिवर्तन है, ठीक है, इन वस्तुओं के मूल्य में क्या परिवर्तन है, उनको हम शामिल कर लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको खाद्यान्न का बताया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बताए, पेय पदार्थ भी बताएं, और सेवाएं भी आ जाती हैं। जो सेवाएं आप जानते हैं सर्विस सेक्टर है, उसको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है, सेवाएं भी हैं इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक। तो इनको हम इसमें शामिल करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अगर आप देखोगे इसे जारी कौन करता है, तो मैंने आपको बताया एनएसओ अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ठीक, इसे जारी करता है। चलिए, और 6 मंथ में ये जारी होती रहती है रिपोर्ट, 6 मंथ में, ये दिमाग में आप क्लियर कर लीजिए, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन को पुट कर देता है। अब बात हम करते हैं इसमें और गहराई से बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसमें जितने भी खुदरा पे जो परचेज करने जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप जानते हो किसी विशिष्ट में कर्मचारी होंगे, या वो श्रमिक होंगे, राइट, या वो औद्योगिक श्रमिक होंगे, या वो घरेलू श्रमिक होंगे, वो इसी में तो आते हैं। क्यों आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि आप जानते हो कि कोई व्यक्ति है, राइट, कोई व्यक्ति है, वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर खरीदने जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खरीदने जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं व्यवसाय जो है, या तो वो औद्योगिक क्षेत्रों में काम करता होगा, या तो वो किसी में कृषि मजदूरी में काम करता होगा, या वो किसी ग्रामीण का मजदूर होगा, ओके। तो ये जो होते हैं इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं, राइट, ये जो हैं इसी के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप सोचो, इसके 4 स्तंभ भी होते हैं, राइट। जैसे पहला आता है औद्योगिक श्रमिक, पहला क्या आता है, औद्योगिक श्रमिक। तो औद्योगिक श्रमिक में अगर आप देखोगे, ठीक है, औद्योगिक श्रमिक आप देखोगे जो उद्योग क्षेत्र में, औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो श्रमिक लगे हैं, ठीक है, जो श्रम लगे हैं उसमें श्रमिक लगे हैं, राइट, तो उन्हें हम इसमें शामिल कर लेते हैं औद्योगिक श्रमिक में। लेकिन आप जानते हो क्या ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये भी अगर सामान खरीदने जाएंगे तो ये भी अपने दैनिक जीवन के लिए कैसी खरीदने जाएंगे, वो खुदरा के रूप में खरीदने जाएंगे, ठीक है, तो औद्योगिक श्रमिक शामिल हो जाएंगे। दूसरी बात इसमें आ जाती है, दूसरा स्तंभ अगर हम शामिल करते हैं तो कृषि मजदूर, यानी कि जो खेती में कृषक जो मजदूर होते हैं, खेती में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, अपनी कृषि को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो मार्केट में जाते हैं तो वो भी 50-100 रुपये लेके जाएंगे, सामान खरीद लाएंगे, 100-50 रुपये जाएंगे, कपड़े लेके आ जाएंगे, तो वो भी क्या है, खुदरा मूल्य पे हैं, तो खुदरा मूल्य पे खरीद रहे हैं, तो उनको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, श्रमिक, इसमें कृषक मजदूर, ठीक है, कृषक मजदूर है, मतलब कृषि क्षेत्र में जो मजदूर हैं, ऐसा नहीं होता है कि किसी के पास 100 बीघा जमीन है या किसी के पास 50 बीघा जमीन है,
तो वो क्या करता है अकेले सॉरी, जो ऑनर होता है या मालिक होता है खेती का, तो वो अकेले तो करता नहीं है, वो क्या करेगा, मजदूर लगा देगा। वो क्या करेगा, मजदूर लगा देगा और मजदूरों को अपने अकॉर्डिंग वो पैसा देगा, जो भी दे, 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, जैसा भी दे वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है, उनको देता है। तो मजदूर अगर संतुष्ट होते हैं तो करेंगे, नहीं संतुष्ट होते तो अलग बात है। लेकिन मान लो वो संतुष्ट होकर काम करते हैं, उनको पैसा दिया गया, वो पैसा क्या करेंगे, वो जाएंगे मार्केट में, दनादन दनादन एक क्वार्टर लेंगे, वो पी लेंगे। दूसरी बात है, या तो वो जाएंगे मार्केट में सब्जी लाएंगे, खाना खा लेंगे, जाके खाना के लिए सब्जी उपभोग की वस्तुएं ले लेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप शामिल कर लो, इनको कर लो, कृषक मजदूर को भी। तीसरी बात आती है इसमें, तीसरा जो स्तंभ होता है वो होता है ग्रामीण मजदूरों का। तो ग्रामीण मजदूर आप जानते हो, ग्रामीण मजदूर में, ग्रामीण मजदूर क्या होते हैं और कृषक मजदूर क्या होते हैं, थोड़ा अंतर है इसमें, एक दिमाग में रखना। ग्रामीण मजदूर वे सभी मजदूर होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की कृषि से संबंधित हों, चाहे वो मनरेगा से संबंधित हो, हर क्षेत्र में वो काम करते हैं, समझ रहे हो। ग्रामीण मजदूर ऐसे मजदूर होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी काम होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी जिसी प्रकार का काम होता है, सभी प्रकार में काम करने के जो योग्य मजदूर होते हैं वो ग्रामीण मजदूर बोले जाते हैं। जबकि कृषक मजदूर ऐसे होते हैं जो केवल कृषक क्षेत्र में ही काम करते हैं, अन्य क्षेत्रों में वो काम नहीं करते हैं, तो वो कृषक मजदूर होते हैं। जबकि ग्रामीण मजदूर होते हैं वो ऐसे मजदूर होते हैं जो ग्रामीण एरिया, जो आपकी रूरल एरिया क्या बोलते हैं, हाँ, रूरल एरिया जो है उसमें ही काम करते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण मजदूर को शामिल कर लेते हैं। चौथा स्तंभ अगर आप इसमें देखोगे सीपीआई में, तो वो आता है आपका ग्रामीण शहरी संयुक्त। ग्रामीण शहरी संयुक्त यानी कि ग्रामीण के भी मजदूर आ जाएंगे और शहर के भी मजदूर आ जाएंगे। तो ग्रामीण और शहर को संयुक्त रूप से इसमें मजदूरों को शामिल करते हैं, किसमें, इसी के चौथा स्तंभ है, यानी कि ग्रामीण हो गया और शहरी, ठीक है, इनको संयुक्त रूप से शामिल करते हैं। चलिए, अब बात ये आती है कि ऊपर के जो तीन दिए गए हैं, औद्योगिक श्रमिक हो गए, कृषक मजदूर हो गए और ग्रामीण मजदूर हो गए, इन तीनों को अगर हम शामिल करते हैं, राइट, इन तीनों को अगर हम शामिल करते हैं तो इनसे संबंधित जो भी आंकड़े जुटाए जाते हैं, इनसे संबंधित जो आंकड़े जुटाता है वो जुटाता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी कि श्रमिकों से संबंधित उनको रोजगार प्रदान करने वाला एक मंत्रालय होता है, केंद्रीय मंत्रालय होता है। तो वो केंद्र का जो मंत्रालय है वही एक्चुअली में औद्योगिक श्रमिक हुए, कृषक मजदूर हुए, ग्रामीण मजदूर हुए, इन तीनों स्तंभों का, इन तीनों के पहले के तीनों स्तंभों का उपभोक्ता सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर क्या निकालता है, वो रिपोर्ट जारी करता है, राइट, कि औद्योगिक श्रमिक कितने हैं, उनको क्या पैसा होना चाहिए, ठीक, कृषक मजदूर कितने हैं, उनको कितना श्रम मिलना चाहिए, ग्रामीण मजदूर कितने हैं, उनको श्रम में कितना वेतन मिलना चाहिए। ये जो निर्धारित कर रहा है, ये कौन कर रहा है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। कौन कर रहा है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, यही रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। जबकि चौथा स्तंभ अगर आप देखोगे ग्रामीण शहरी संयुक्त का, राइट, एक बार लिख लो ऊपर वाला, कौन निकालता है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राइट। जबकि चौथा अगर आप देखोगे ये वाला ग्रामीण शहरी संयुक्त, ये वाला अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, ये जो है ये कौन निकालता है, ये निकालता है सीएसओ। आप देखो सीएसओ, तो सीएसओ क्या है, ये है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल है यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी आयोग है। जबकि एनएसओ जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, ये केंद्रीय सांख्यिकी आयोग है, समझ रहे हो। सीएसओ जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी आयोग है और एनएसओ राष्ट्रीय है। केंद्रीय और राष्ट्रीय में थोड़ा अंतर है। राष्ट्रीय जो होता है वो समस्त भारत की बात करता है, राष्ट्रीय जो राष्ट्र के अंतर्गत अगर आप देखोगे वो समस्त भारत की बात करता है, जबकि सीएसओ है वो केंद्र स्तर की बात करता है, समझ रहे हो ना। राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय नेशनल जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो राष्ट्रीय स्तर की बात करता है, जबकि सीएसओ जो है वो केंद्र की बात करता है। तो केंद्र का मतलब आप जानते हो, केंद्र पे होती है, राज्य भी होते हैं, तो सीएसओ केंद्र स्तर पर बात करता है, जबकि एनएसओ है वो राष्ट्र स्तर की बात करता है, अर्थात उसके अंतर्गत राज्य भी शामिल हो गए, समझ रहे हो। तो ये बेसिक अंतर है, ये मैं पॉइंट है ना, आपको समझ में आने चाहिए, की पॉइंट। चलिए, तो लास्ट का जो स्तंभ था ग्रामीण शहरी संयुक्त वाला, इसे कौन
इस पे संबंधित कौन आंकड़े जो उठाता है या रिपोर्ट देता है, वो देता है सीएसओ। जबकि अन्य ऊपर वाला है, इन तीनों का कौन करता है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय करता है। जबकि सीपीआई से संबंधित जो संकेतक है या सूचकांक है या इंडेक्स है, इसे कौन पूर्णतया जारी करता है, वो एनएसओ करता है। अब एक चीज आप समझ सकते हो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 3 अथॉरिटियां काम करती हैं। पहला एनएसओ जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ठीक है, उस पर पूरी जो रिपोर्ट देता है वो एनएसओ करता है। जबकि इसके अंतर और अगर इसके आंतरिक हिस्सा देखोगे तो इसमें ऊपर के जो 3 पिलर हैं, औद्योगिक श्रमिक, कृषक मजदूर, ग्रामीण मजदूर, इनसे संबंधित जो रिपोर्ट होती है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय करता है। जबकि चौथा है ग्रामीण शहरी संयुक्त का, वो सीएसओ करता है। ओके, तो आप समझ सकते हो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लेकर के। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समझ में आ गया होगा। तो आप जानते हो ना, ये जो डिपेंड होता है ना, ये डिपेंड आप देखोगे तो ये मांग जनित मुद्रास्फीति पे डिपेंड करता है। ये किस पे करता है, मांग जनित मुद्रास्फीति। जबकि डब्ल्यूपीआई की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डब्ल्यूपीआई की अगर हम बात करते हैं तो ये होल प्राइस इंडेक्स है, होल प्राइस इंडेक्स है। और होल प्राइस इंडेक्स का मतलब है थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक को अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में ये जो व्यवसायी होते हैं, व्यापारी होते हैं, ये थोक पे वस्तुएं लेते हैं, ठीक। तो थोक पर जो वस्तुएं लेते हैं उसके मूल्य में जो परिवर्तन होता है, उसके मूल्य में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन कैसा होता है, वो होता है 1 साल के अंतर्गत। 1 साल के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होता है, जो भी व्यापारी है मान लो या कोई व्यवसायी है, वो क्या जाता है मार्केट में गया, उसने थोक पे वस्तुएं खरीद ली, ठीक है। अब थोक पे उसने खरीदा, अब उसके मूल्य में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके मूल्य में जो परिवर्तन हो रहा है वो थोक मूल्य सूचकांक कहलाता है। लेकिन आप एक चीज समझो, ये थोक मूल्य सूचकांक जो होता है वो होता है विनिर्मित वस्तुएं पे। जो विनिर्मित वस्तुएं होती हैं, यानी कि वो वस्तुएं जो कंपनी से बनी हुई होती हैं, यानी कि या कोई कंपनी है, कोई कारखाना है, वहां से लेटेस्ट उन वस्तुओं को बनाया जाता है और कोई व्यवसाय गया, व्यापारी गया, वहीं से वस्तुओं को ले आता है, समझ रहे हो, वहीं से लेके आता है। कई कई सारे ऐसे होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी व्यवसायी होते हैं, वो क्या है कि सीधे सीधे कंपनी से या किसी फैक्ट्री जो कारखाना है उससे अपना संबंध रखते हैं, और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है तो वो क्या करते हैं, वहीं से ले आते हैं, वो थोक पे ले आते हैं, राइट। तो अब उनके 1 साल में मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ, उनके 1 साल में क्या परिवर्तन हुआ, वही होता है थोक मूल्य सूचकांक, समझ रहे हो, वही होता है थोक मूल्य सूचकांक। और इसे कौन जारी करता है, ये करता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। देखो ये की पॉइंट है, बहुत ही अच्छे की पॉइंट है, क्योंकि ये यूपीएससी ऐसी क्वेश्चन पुट कर देता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं यूपीएससी के, इससे संबंधित बहुत सारे रेलेवेंट प्रश्न आए हैं। तो इसे कौन करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए, तो ये आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बात ये आती है कि थोक मूल्य सूचकांक में हमने आपको बता दिया कि जो थोक मूल्य सूचकांक होता है, राइट, थोक मूल्य सूचकांक जो होता है एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या शामिल करते हैं, विनिर्मित वस्तुएं करते हैं, विनिर्मित वस्तुएं करते हैं। अब विनिर्मित वस्तुएं तो मैंने आपको बता ही दी हैं कि ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को विनिर्मित करके बनाई गई हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दें, जैसे आपके पास क्या है, गन्ना है, राइट। अब गन्ना को के लिए एजेंसियां होती हैं, तो एजेंसियां उसे गन्ने को परचेज कर लेती हैं। वो गन्ना जो है एमएसपी पे आधारित नहीं होता, ये माइंड में सेट करना, ये पूछ देते हैं यूपीएससी में कि गन्ना भी क्या एमएसपी पे है, तो गन्ना नहीं, गन्ना के लिए गवर्नमेंट एमएसपी निर्धारित नहीं करती है। गन्ने जो होता है एक्चुअली में प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं या कोई ऐसी प्राइवेट जो क्या होते हैं, कई कारखाने होते हैं, एजेंसियां होती हैं, वो खरीद लेती हैं अपने मूल्य के आधार पे, राइट, अपने मूल्य के आधार पर। अब मान लो गन्ना है, अब गन्ना का क्या किया उन्होंने, चीनी बनाई, राइट, गन्ने का या गुड़ बनाया या उन्होंने चीनी बनाई, खंडारी मिला के, उसमें खंडारी होता है उसको मिला लेते हैं तो उससे वो चीनी बन जाती है, तो उसमें उन्होंने चीनी बनाई। तो चीनी क्या है, गन्ना का विनिर्मित उत्पादक है, विनिर्माण उत्पाद है, समझ रहे हो। गन्ना क्या है, गन्ना भी एक प्रकार का क्या है, एक प्राकृतिक उत्पाद है, प्राकृतिक उत्पाद। जब उसको क्या किया जाता है, विनिर्मित किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, अर्थात उसको रिसाइकल करके किसी उद्योग में उसको क्या करते हैं, गन्ना चीनी बनाते हैं। तो चीनी बनी है एक्चुअली में, ये क्या है, विनिर्मित वस्तु है या विनिर्मित उत्पादन है। अब बात ये आती है कि विनिर्मित उत्पादन जो है एक्चुअली में देखा जाता है क्या होता है
कि इसी को क्या करता है, कोई व्यापारी है वहीं से परचेज कर लेता है थोक में, तो वही थोक मूल सूचकांक है, उसी के परिवर्तन को मापा जाता है। इतना समझ में आपके आना चाहिए। तो विनिर्मित वस्तुएं जो हैं एक्चुअली में इसमें शामिल कर लेते हैं, कौन सी विनिर्मित वस्तुएं, लेकिन इसमें क्या हम खाद्यान्न वस्तुओं को शामिल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। खाद्यान्न वस्तुओं को हम शामिल नहीं करते हैं। खाद्यान्न वस्तुएं एक्चुअली में चीनी भी क्या खाद्यान्न नहीं है? बिल्कुल है, खाद्यान्न है। लेकिन भाई ये खाद्यान्न जो वस्तु है ना, ये मार्केट में जब बिकती है तो वो उपभोक्ता सूचकांक पे आ जाती है। बस बेसिक थोड़ा अंतर यही है कि थोक मूल्य सूचकांक पे वही चीनी है, सुनना ध्यान से, वही चीनी है, वो विनिर्मित की गई है किसी फैक्ट्री कारखाने, वहां पे थोक में खरीद ली गई है, ठीक है, तो वो हो गया थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। वही चीनी जब मार्केट में खुदरा लोग खरीदने जाते हैं, घरों के लोग जो दैनिक जीवन में जो उपभोग करते हैं, चाय आय में जैसे भी चीनी में, रसगुल्लों में, तो वो यूज करते हैं चीनी को, तो वो खुदरा पे परचेज करने जाते हैं, तो फिर हो जाती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे, समझ रहे हो। जबकि थोक मूल्य सूचकांक पे उपभोग नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई व्यापारी लेके आ रहा है, क्या वो पूरा पूरा खा लेगा क्या? मान लो कोई कंपनी में गया, वो वहां से चीनी बनी, एजेंसी में चीनी बन गई, अथवा ठीक है, अब एजेंसी में चीनी बनी, अब चीनी में वो लेके आ गया 5 क्विंटल, तो क्या वो अकेले खा लेगा क्या? नहीं खाएगा। तो यहाँ पर उपभोग नहीं किया गया है, यहाँ पर उपभोग नहीं किया गया है, लेकिन मूल्य में परिवर्तन जरूर हुआ है, मूल्य में परिवर्तन जरूर हुआ है, क्योंकि आप जानते हो जहां पर ये वस्तुएं बनती हैं वहां पर लगती है गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी। क्या लगती है? एक्साइज ड्यूटी। तो वस्तु हो जाती है थोड़ा महंगी, और जैसे ही महंगी हुई तो भाई अब क्या हुआ, थोक मूल्य सूचकांक परिवर्तन हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, राइट। अब वही वस्तु जो है चीनी है मार्केट में आ गई, अब खुदरा पे बिक रही है, कोई 2 किलो लेने जाता है, कोई 1 किलो लेने जाता है, जैसे जैसे जिसकी नीड होती है, आवश्यकता होती है, उस हिसाब से लेने जाता है, तो उपभोक्ता के जरूर आ गया। तो ये चीज़ें हैं। देखो, अर्थव्यवस्था को समझना है तो बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को ऐसे नहीं समझ लेते हैं। बहुत अर्थव्यवस्था बहुत ही डीपली से अगर आप समझते हो तो बहुत ही इसमें नॉलेजेबल है, बहुत ही ज्ञान मिलता है, राइट। चलो, तो अब ये जो विनिर्मित वस्तुएं हैं तो इनको हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो सीधा सीधा हम ऐसे कह सकते हैं, जो WPI है वो किसे ट्रैक करता है? वो उत्पादक को करता है। किसे करता है? उत्पादक को ट्रैक करता है। इसमें खाद्यान्न, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेय पदार्थ, सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, केवल विनिर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं। तो इसलिए आप जानते हो कि यहाँ पर बैटेज अगर देखा जाए, इन दोनों का बैटेज देखा जाए, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो बैटेज है वो अधिक रहता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक का बैटेज है वो कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो ज़्यादा लोग खरीदने जाते हैं, उसका मूल्य जो है वो ज़्यादा रहता है, उसका मूल्य ज़्यादा रहता है, क्योंकि थोक पे जाता है वो, उसका माल जो थोक पे जो खरीदने जाएगा वो सस्ता रहेगा, राइट। थोक पे जो खरीदने जाएगा वो सस्ता रहेगा, जबकि उपभोक्ता जो जाएगा, भाई कोई चीनी लेके आया, 1 बोरा लेके आ गया, तो उसे बोरा कितने मिल गया? उसे मिल गया, मान लो 50 किलो जो है वो बोरा है, उसको मिल गया 1500 रुपये में, ठीक, 1500 में मिल गया। अब वो उसी बोरे को 50 को 1-1 किलो में बेचेगा, तो अब वो बोरे का मूल्य कितना होगा पता है तुमको? कितना हो जाएगा? लगभग 2000। तो 500 रुपये तो बढ़ा, 500 रुपये तो बढ़ा, तो मतलब इसका है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का बैटेज अधिक है, समझ रहे? तो ये चीज़ें हैं, इसको माइंड में अगर लॉजिकल पॉइंट लगा लोगे तो बेस्ट बन जाओगे। चलिए, तो विनिर्मित वस्तुएं आपको समझ में आना चाहिए। तो थोक मूल्य सूचकांक को समझ में आ गया, कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है ये सब करने की। अगर WPI का आधार देखोगे तो पहले इसका आधार जो था वो 2004 और 5 था, राइट। इसका आधार पहले कितना था? क्योंकि बास्केट का जो जारी किया गया था ये 2001 में आया था, राइट। तो भारत में वैसे भी इसकी आलोचना होती है, भारत में इसकी वैसे भी आलोचना होती है, तो भारत में इस आधार पे ज़्यादा आकलन नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी करते हैं अपने यहाँ पे। तो थोक मूल्य सूचकांक में अगर देखोगे तो इसका जो आधार वर्ष रहा है वो 2004-5 था पहले, लेकिन 2017 में इसमें संशोधन किया गया, 2017 में इसे संशोधन करके 2011-12 बना दिया गया। तो वर्तमान में अगर आप देखोगे इसका जो थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार है, क्योंकि देखो कोई चीज़ होती है उसका एक आधार निश्चित किया जाता है, जैसे GDP का आकलन किया जाता है तो उसका भी एक आधार निश्चित होता है, राइट। उसका भी 2011-12 है। तो आधार एक निश्चित किया जाता है कि इस आधार पर आप इस मूल्य को निकालोगे, राइट। इस आधार पर आप इसके आकलन को निकालोगे, इसकी गणना करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो वही आधार होता है। तो आधार जो है वो निकालते हैं।
तो उसका जो आधार किया गया है, संशोधन जो किया गया 2011-12 अब कर दिया गया है, और ये कब किया गया था? 2017 में किया गया था। ये समझ में आना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको मुद्रास्फीति में ये चीजें समझ में आई होंगी। अब तीसरी मुद्रास्फीति, इसी में अंतर्गत एक मुद्रास्फीति और आती है, वो आती है तिरछी मुद्रास्फीति। तो तिरछी मुद्रास्फीति एक्चुअली में क्या होती है, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखो, तिरछी मुद्रास्फीति है एक्चुअली में, जो मैंने मर्म या कोर मुद्रास्फीति आपको अभी बताई है ना, यही कोर या मर्म मुद्रास्फीति में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक साल बाद भी इनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहे हो, इनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम ऐसी कौन सी वस्तु ले सकते हैं? कुछ भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी नहीं। मान लो किसी वस्तु की मांग नहीं है, किसी वस्तु की मांग नहीं है, राइट, और उत्पादन भी ठीक है और उसकी मांग भी ठीक है, उसी हिसाब से है, तो आप जानते हो उसके मूल्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं मिलता है, कोई विशेष परिवर्तन एक साल बाद भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी जो ऐसी जो मुद्रास्फीति है वो तिरछी मुद्रास्फीति कहलाती है। समझ रहे हो? इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई बास्केट है, राइट, इस बास्केट में कुछ भी हमने ऐसे कुछ संसाधन ले लिए, राइट, जैसे खाद्य ले लिया, ऊर्जा ले लिया, विनिर्मित वस्तुएं ले ली, हमने शामिल कर ली, राइट, हमने शामिल कर ली। तो ये क्या है, एक साल बाद इसमें अगर मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं मर्म कोर मुद्रास्फीति। जबकि इसी बास्केट के अंदर कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो एक साल के बाद भी उनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है, तो ऐसी मुद्रास्फीति कहलाती है तिरछी मुद्रास्फीति। तो देखो, अगर आप बुक से पढ़ोगे ना, तो बुक से पढ़ने में आपको बहुत कठिन लगेगा, बुक से समझ में नहीं आएगा। अगर आप ऐसे समझते हो तो देखो कितने मजा आ रहा है समझने में, है, ऐसे समझिए आप। तो एक चीज यहाँ पे आप देखो, तिरछी मुद्रास्फीति कैसे कहते हैं, तो ऐसी मुद्रास्फीति है जो बास्केट में उपस्थित जो भी मटेरियल है या जो भी उसमें संसाधन दिए गए हैं, उत्पादन दिए गए हैं, तो उनमें से कुछ उत्पादन जो होते हैं जिसका एक साल बाद भी उनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ऐसे ही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ऐसी मुद्रास्फीति को कहते हैं तिरछी मुद्रास्फीति। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तिरछी मुद्रास्फीति ये हो गई। चलिए, देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप इसको समझ लोगे, और यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पुट करता है, बहुत ही गहराई से जाता है, ठीक है, तो यहीं पे एस्पिरेंट जो है वो फंस जाते हैं, तो फंसना नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं इस पे कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में क्या संबंध है। देखो, मेरा कॉन्सेप्ट लेक्चर का जो था वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध में था, लेकिन कुछ एडवांस नॉलेज थी तो उसको मुझे समझाना आवश्यक था। अगर उसको नहीं समझाते ना तो आपको फिर मुद्रास्फीति सही से समझ में नहीं आती। चलो, तो देखो अब हम समझते हैं इसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में संबंध। मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो मुद्रास्फीति के कई कारण थे बढ़ने के, मैंने आपको बताए थे कि उत्पादन में अगर कमी हो जाए तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मांग जनित में तो आप जानते ही हो, मांग के डिपेंड यानी कि मांग के आधार पर मुद्रास्फीति जब बढ़ती है, एक तो बढ़ती मांग के आधार पर, एक बढ़ती लागत के आधार पर। तो मांग के आधार पर मैंने आपको बताया था कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो वो कब बढ़ती है, जब बढ़ती है जब उत्पादन की कमी हो, सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, उत्पादन की कमी है, राइट। दूसरी बढ़ती है कि उत्पादन तो है सरकार के पास में, लेकिन सप्लाई की समस्या है, सरकार के पास इतनी परिवहन सुविधा नहीं है ठीक ठाक से कि वो सप्लाई कर सके, राइट, मार्केट में सही से सप्लाई कर सके। तो एक तो समस्या ये भी है, और भी थी, जैसे कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाए, राइट, मार्केट में अधिक से अधिक पैसा भी आ जाए तो इससे भी मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। इसके बाद जनसंख्या में भी वृद्धि है, राइट, जनसंख्या वृद्धि है तो उतनी ही ज़्यादा मांग होगी, क्योंकि जो बच्चे होंगे, शादी होती हैं, उनके बच्चे होंगे, तो उन बच्चों को भी तो खाना चाहिए, उनको भी पेट भरना है। तो अब प्रोडक्ट जब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो ओबियसली उसकी ओवरऑल क्या हो जाएगी, मांग बढ़ेगी, राइट। तो ये कुछ मैंने कारण आपको बताए थे मांग जनित में। तो अब बात ये आती है
कि मुद्रास्फीति जब मांग जनित बढ़ती है, राइट, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसका बेरोजगारी से क्या संबंध है? भाई बेरोजगारी से उसका कोई तो नाता है, तो आज हम उसी नाते को थोड़ा समझ लेते हैं, उसका रिलेशन क्या है। देखो, मान लेते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि मुद्रास्फीति तो बढ़ती ही है, राइट, मुद्रास्फीति तो बढ़ती है, तो मुद्रास्फीति जो बढ़ती है वो 4+-2 के हिसाब से बढ़ती है, और इसको जो 4+-2 है इसको कौन नियंत्रण करती है? तो आरबीआई करती है। कौन करती है? वो आरबीआई नियंत्रण करती है। तो आरबीआई निर्धारित ये कर लेती है कि एक वर्ष के अंतर्गत कितना कितना मुद्रास्फीति बढ़नी चाहिए, 4+-2, राइट, इस हिसाब से बढ़ती है। और इसे आप जानते हो मुद्रास्फीति का जो आकलन करता है वो केंद्रीय एवं सांख्यिकीय मंत्रालय होता है, वो करता है, राइट। मुद्रास्फीति का ओवरऑल जो मापन करता है केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय होता है, वो करता है। जबकि आप जानते हो जो इसकी दर होती है, जो दर होती है उसे कौन जारी करता है? तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत ही होती है, राइट। जो आरबीआई है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है, तो वही करती है। चलिए चलो, तो अब बात करते हैं कि इस मुद्रास्फीति से और बेरोजगारी में क्या संबंध है। तो संबंध की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि मुद्रास्फीति में मांग जनित मुद्रास्फीति है, राइट। तो मांग जनित मुद्रास्फीति हो या लागत जनित मुद्रास्फीति हो, तो इससे क्या है कि महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी, चाहे मांग जनित हो चाहे लागत जनित हो, महंगाई ओबियसली बढ़ेगी। ये दिमाग में क्लियर कट बैठा लो कि महंगाई तो बढ़नी है पक्का। अब महंगाई कितनी होनी चाहिए, क्या कैसी होनी चाहिए, तो ये तो आरबीआई देखता है भाई। आरबीआई के हाथ में है कि भाई मुझे कितनी मुद्रास्फीति को कैसे करना है, मार्केट में कितना प्राइस जा रहा है, कैसा प्राइस जा रहा है, तो वो देखता है, वो देखती है, ठीक है, आरबीआई देखती है। अगर ज़्यादा प्राइस जा रहा है तो रेपो रेट बढ़ा देगी, सीआरआर बढ़ा देगी, एसएलआर बढ़ा देगी, तो मार्केट से पैसा कम हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा करना है तो वो रेपो रेट को कम कर देगी, ठीक है, और जो रिवर्स रेपो रेट है उसे बढ़ा देगी। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में पैसे का फ्लो हो जाएगा, तो फिर लोग क्या है ज़्यादा ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे। जहां एक वस्तु वो खरीद रहे थे वहां भी 2 वस्तुएं खरीदने लगेंगे, पैसा अधिक आ गया है लोगों के पास में तो 2 वस्तुएं खरीदेंगे। तो इससे क्या है कि वस्तुओं की हो जाएगी कमी, मांग ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अब बात ये आती है कि इस मांग बढ़ने से क्या होता है कि बेरोजगारी से क्या संबंध है। तो देखो, इसके कुछ सैद्धांतिक आधार भी दिए गए हैं, इसके कुछ सैद्धांतिक आधार भी दिए गए हैं। तो अलग अलग विद्वान रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने इनके बीच में संबंध दिए हैं। तो इनके बीच में जो संबंध दिए हैं 2-3 अर्थशास्त्री रहे हैं, अगर उनके विषय में थोड़ा समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। और लिखते हैं ना, तो ये अगर बेसिक जानकारी होती है माइंड में, तो फिर आपको मेंस में आंसर राइटिंग में कोई फिर दिक्कत नहीं आती। तो देखो क्या होता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में एक संबंध जो है, इसके बताने के लिए एक ट्रेड ऑफ संबंध है, राइट। एक अर्थशास्त्री हैं, वो बताते हैं कि इनके बीच में ट्रेड ऑफ संबंध है, यानी कि तालमेल का संबंध है, यानी कि इनके बीच एक जुड़ाव है, राइट। इनके बीच एक भावनात्मक जुड़ाव है, एक आंतरिक जुड़ाव है, और वो जुड़ाव हट नहीं सकता है, राइट, हट नहीं सकता है। वर्तमान में तो देखो होगे पति पत्नी का एक जुड़ाव होता है, उनकी भावनात्मक चाहत होती है, लेकिन एक समय बाद त्रुटियां आ जाती, बीच में गतिरोध ऐसे हो जाते हैं कि उनकी हट भी जाती है। लेकिन ट्रेड ऑफ एक ऐसा संबंध इसमें बताया उन्होंने कि इनके बीच कभी भी संबंध अलग नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आप समझो कि ट्रेड ऑफ का जो संबंध है, एग्जाम्पल में पति पत्नी को ना लें, हम ले लेते हैं बच्चे और पेरेंट को। तो बच्चे पेरेंट का जो ब्लड होता है उनका आप देखोगे डीएनए वो सेम मिल जाता है। तो इस प्रकार से जैसे इनका एक संबंध है, जैसे बच्चों का और अपने पेरेंट्स से, उसी प्रकार की मुद्रास्फीति बेरोजगारी से हम संबंध को समझ ले रहे हैं। पति पत्नी का नहीं, क्योंकि उनका ब्लड अलग अलग होता है, राइट। चलो अब बात हम ये करते हैं कि ट्रेड ऑफ में बताने वाले कौन से अर्थशास्त्री रहे हैं। तो वो रहे हैं फिलिप्स वक्त, जिसे बोलते हैं फिलिप्स बोलते हैं। उनका नाम वैसे तो विलियम फिलिप्स है, उनका नाम विलियम फिलिप्स है, राइट। उनका क्या नाम है? विलियम फिलिप्स। ये एक अर्थशास्त्री थे, अमेरिका के हैं, ठीक है, ये अमेरिका के हैं। तो ये याद करने लेना कि इनके बीच कौन संबंध करता है। तो विलियम फिलिप्स हैं, क्योंकि पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पुट कर देता है, यूपीएससी में तो नहीं आएगा, पीसीएस में ऐसे पूछ देता है।
चलो तो देखो, विलियम फिलिप्स थे, उन्होंने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में क्या कोरिलेट संबंध बताया, यानी कि क्या इनके बीच कोरिलेशन है, उनके विषय में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इनके बीच है वो ट्रेड ऑफ का संबंध है। उन्होंने ये कहा सीधा सीधा कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है, राइट, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या होता है कि उत्पादन में कमी आती है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि मांग ज़्यादा हो रही है, और मांग ज़्यादा हो रही है इसका मतलब उत्पादन में कमी है। तो अगर उत्पादन में कमी है, राइट, उत्पादन में कमी है, तो फिर क्या करेगी सरकार, क्या करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगी, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगी। तो जब उत्पादन करेगी, उत्पादन करने के लिए नई यूनिट स्थापित करेगी, अर्थात नए नए उद्योगों को स्थापित करेगी। जब उद्योग नए नए स्थापित होंगे तो उसमें क्या है, रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें श्रमों की आवश्यकता पड़ेगी, राइट, उसमें श्रमों की जरूरत पड़ेगी। तो यही जो बेरोजगार हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगे, या उसमें जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। तो इससे उन्होंने ये कहा कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि बेरोजगारी कम हो रही है। उनका मतलब ऐसा संबंध है, राइट, ऐसा संबंध है, ट्रेड ऑफ का संबंध उन्होंने बताया, एक तालमेल का संबंध बताया। ओके, तो उन्होंने यही कहा है कि अगर मुद्रास्फीति वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति में अगर वृद्धि होती है, राइट, मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, तो बेरोजगारी जो है, राइट, बेरोजगारी जो है उसमें कमी होती है। वो कमी होती है वो मैंने आपको बताया, जैसे किसी प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है, राइट, मार्केट में प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है, और मांग वो बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है वो मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। मांग बढ़ रही है, तो वो मांग जब बढ़ती है, तो सरकार ये चाहती है कि इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बनवाया जाए। सरकार चाहती है, या सरकार चाहे या कोई प्राइवेट संस्था चाहे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, मांग की आपूर्ति के लिए क्या करती है, उत्पादन में वृद्धि करेगी। और जब उत्पादन वृद्धि करेगी तो नई यूनिट स्थापित करेगी। क्या करेगी, नई यूनिट स्थापित करेगी। यूनिट का मतलब है उद्योग, राइट, उद्योग, या छोटे उद्योग हैं या बड़े उद्योग हैं, जैसे भी हैं, यूनिट को स्थापित करेगी। जब यूनिट को स्थापित करती है तो उसमें क्या कर्मचारी नहीं काम करते, क्या कर्मचारी काम करेंगे। अब नई यूनिट स्थापित हुई तो उसमें कर्मचारी लगेंगे नहीं, जब कर्मचारी लगेंगे तो बेरोजगारी में कमी आएगी, राइट, रोजगारी में कमी आएगी। तो यही कहते हैं कि मुद्रास्फीति जब बढ़ रही है, राइट, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इसका मतलब बेरोजगारी में कमी आ रही है। तो ये कौन कहते हैं, विलियम फिलिप्स कहते हैं। अगर इनका वक्र देखोगे तो इन्होंने एक वक्र के माध्यम से समझाया है कि जैसे ये एक वक्र है, राइट, ये वक्र है, तो इस वक्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप इस प्रकार से नीचे साइड जाइए यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग में अगर मुद्रास्फीति यहाँ पर है तो आप इसका भी आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पर होगा बेरोजगारी का, यानी कि मुद्रास्फीति भी बिल्कुल जीरो है, राइट, और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। अब क्या है कि मुद्रास्फीति जैसे ही वृद्धि हुई तो देखो यहाँ पे बेरोजगारी में कमी हुई, जैसी और वृद्धि हुई तो और कमी हुई, राइट। तो देखो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे उन्होंने यही वक्र नहीं बताया था। वक्र अलग अलग तरीके से बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, वक्र अलग अलग तरीके से बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मुद्रास्फीति में और वृद्धि हुई तो देखो बेरोजगारी में और कमी हुई, देख लो सामने, देखो ये देखो, और कमी हो रही है। मुद्रास्फीति जैसे जैसे बढ़ेगी उतनी कमी आएगी। तो ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं प्यारे विलियम फिलिप्स। ये विलियम फिलिप्स यही कहते हैं कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये है कि बेरोजगारी में कमी हो रही है। तो ये कौन कहते हैं प्यारे, ये कहते हैं विलियम फिलिप्स, राइट। तो ये माइंड में आपके सेट हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी रहे हैं जो ट्रेड ऑफ का संबंध या मुद्रास्फीति बेरोजगारी का संबंध है ये नहीं मानते हैं, राइट, वो संबंध नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इनके बीच ट्रेड ऑफ का संबंध नहीं होता है, इनके बीच ट्रेड ऑफ का कोई संबंध नहीं होता है, ये समांतर चलती है, राइट, ये समांतर चलती है। इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति अगर वृद्धि हो रही है तो बेरोजगारी में भी वृद्धि होगी, राइट। वो क्या कहते हैं कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है तो बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। तो ऐसे भी कुछ विद्वान रहे हैं, तो वो विद्वानों का अगर नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो एडमंड। कौन रहे हैं, वो रहे हैं एडमंड, ठीक है, एडमंड रहे हैं। और दूसरे हैं मिल्टन फ्रीडमैन। तो एडमंड फिलिप्स, इनका नाम लिख लो, ये भी अमेरिकी हैं अर्थशास्त्री, और ये नोबेल पुरस्कार इनको दिया जा चुका है, ठीक है। हाँ,
एडमंड फिलिप्स और दूसरे हैं मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन। तो ये दो ऐसे अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने ट्रेड ऑफ के संबंध को नकार दिया है, उनका बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है तो बेरोजगारी में कमी हो रही है, ये बता रहे हैं विलियम फिलिप्स। उन्होंने इनकी आलोचना की, उन्होंने कहा ऐसा ट्रेड ऑफ का कोई संबंध नहीं होता है। उन्होंने फिर समझाया, इनसे पूछा गया ऐसा क्यों नहीं होता है, तो भाई आप भी समझाओ। ठीक है, विलियम फिलिप्स ने कहा कि मैंने आपको ऐसे बताया। उन्होंने कहा कि देखो आपने बताया आप अपनी जगह पे गलत नहीं है, लेकिन ये पूर्णतया सत्य नहीं है। राइट, ये पूर्णतया सत्य नहीं। मुद्रास्फीति में वृद्धि हो, बेरोजगारी में कमी हो, ये हो सकता है, लेकिन 100% हम नहीं कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही तो बेरोजगारी में कमी ही हो रही है। ये 100% श्योर नहीं है। देखो अब वो उन्होंने प्रूव किया इस चीज का। उन्होंने ऐसे प्रूव किया, कैसे? उन्होंने कहा कि अगर मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है, देखना, अगर उन्होंने कहा मुद्रास्फीति में अगर वृद्धि हो रही है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बेरोजगारी भी जो है उसमें भी वृद्धि होती है। राइट, बेरोजगारी जो है उसमें भी वृद्धि होती है। अब इनसे ये कहा गया अगर ये बात सत्य है, अगर ये बात सत्य है कि मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो ये आप प्रमाणित करके दीजिए। तो उन्होंने प्रमाणित किया। उन्होंने क्या प्रमाणित किया, सुनना ध्यान से। उन्होंने ये कहा अगर मांग बढ़ रही है, ध्यान से सुनना, अगर मांग बढ़ रही है तो मांग जब बढ़ती है तो क्या होता है कि मांग बढ़ती है तो क्या होता है कि उत्पादन में जो कर्मचारी वहां लगे हैं, राइट, जो कर्मचारी लगे हैं, तो अगर वो अपनी वेतन का मांग करने लगे, अगर वो कहते हैं कि मेरे वेतन को वृद्धि कर दो, तो हम कुछ और अधिक मेहनत करेंगे, समझ रहे, और कुछ अधिक मेहनत करेंगे। तो ये भी आप देखोगे तो उन्होंने यही कहा कि मुद्रास्फीति अगर बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। तो इसका कारण उन्होंने ये कहा कि अगर मांग बढ़ रही है, अगर किसी प्रोडक्ट को लेकर मांग बढ़ रही है, राइट, तो अगर प्रोडक्ट को मांग लेकर बढ़ रही है और जो उत्पादन क्षेत्र में काम करने वाली जो कंपनियां हैं या जो फैक्ट्रियां हैं या जो भी उद्योग हैं, अगर वहां पे पर्याप्त रूप से उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो आप इन्हीं जो कर्मचारी हैं इनका वेतन बढ़ा दीजिए, इनका वेतन बढ़ा दीजिए। देखो ये फिर मन से मेहनत करेंगे, क्या करेंगे, मन से मेहनत करेंगे, तो यही उत्पादन की जो कमी थी वो इसकी आपूर्ति कर देंगे, राइट, वो इसकी आपूर्ति कर देंगे। इसका कारण ये हुआ कि जो पहले से जो बेरोजगार बेटा बैठे थे वो आज भी वहीं की वहीं बैठे हैं, समझ रहे, वो आज की वहीं वहीं बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि बेरोजगार में वृद्धि हो रही है। तो यही उन्होंने कहा कि जो मुद्रास्फीति में अगर वृद्धि है तो इसका अर्थ उन्होंने ये कहा कि जो बेरोजगारी है उसमें भी वृद्धि हो रही है। इसका कारण ये है कि इसमें जो लगने वाले कर्मचारी हैं, राइट, जो उद्योग में कर्मचारी लगे हैं वो संगठित होकर के अपने वेतन की मांग करते हैं, राइट, वेतन की वो मांग करते हैं, राइट। लेकिन ये भी 100% नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो वेतन बढ़ा सकती है, नहीं चाहती नहीं बढ़ा सकती है। हम अगर गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, तो वो वेतन बढ़ा सकती है, नहीं बढ़ा सकती है कर्मचारियों को, जरूरी थोड़ी नहीं। मांग करने वाले तो सभी कहेंगे मुझे 50,000 महीना दो, तो क्या सरकार 50,000 दे देगी? क्या नहीं देगी ना। तो आप यही चीज सोचिए कि ये भी जो आंकड़ा है वो फिक्स नहीं है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इनके बीच में दोनों में संतुलन बनाते हुए कह सकते हैं कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का एक संबंध जो है, राइट, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का एक जो संबंध है वो एक संतुलन अवस्था में है। कहीं पर मुद्रास्फीति वृद्धि होती है तो बेरोजगारी में कमी भी होती है, और कहीं पर मुद्रास्फीति भी बढ़ती है तो बेरोजगारी भी बढ़ती है। ये दोनों स्थितियां हमारे देश में देखने को मिलती हैं या अन्य देशों में देखने को मिल जाती हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो या समझा सकते हो, ठीक है। या अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मुद्रास्फीति में अगर वृद्धि हो रही है, अगर बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही, तो ऐसी जो मुद्रास्फीति होती है वो कहलाती है स्टेफलेशन। क्या कहलाती है? स्टेफलेशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? स्टेफलेशन। स्टेफलेशन का मतलब है साथ साथ या समांतर दोनों का बढ़ना, वही स्टेफलेशन कहलाता है कि मुद्रास्फीति भी बढ़ रही साथ साथ और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो यही होती है स्टेफलेशन। और ये बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है जो कर्मचारी उद्योगों में लगे हुए हैं,
कर्मचारी जो उद्योग में लगे हुए हैं उसमें एक्स्ट्रा कर्मचारी और नहीं लगे हैं, एक्स्ट्रा नहीं लगे हैं, जो कर्मचारी हैं उन्हीं के वेतन बढ़ा दिया गया। अब उनका वेतन बढ़ा दिया गया तो मन से काम करेंगे। भाई किसी को 10,000 रुपये दे रहे हो तो वो मन से काम नहीं करेगा, वो 4 घंटे 5 घंटे काम करेगा, आ जाएगा। ठीक है, अगर उसका 15,000 वेतन कर दो, देखो वो 8 घंटे 10 घंटे काम करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि इससे क्या होगा कि अन्य जो लोग हैं ना, वो फिर उनको मौका नहीं मिलेगा, उन्हें अवसर नहीं मिलेगा काम करने का, तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। मुद्रास्फीति तो बढ़ ही रही है, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये जो होती है स्टेफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्टेफ्लेशन। तो एडमंड और जो मिल्टन फ्रीडमैन थे, उन्होंने यही बात बोली है कि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो जरूरी नहीं है कि बेरोजगारी कम हो, बेरोजगारी भी कभी कभी बढ़ जाती है। तो ये स्थिति उन्होंने प्रमाणित की। चलो, पर ये पूर्णतया सत्य नहीं है, ये आपके समझ में आना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि एक स्टेफ्लेशन और कंडीशन से भी बनती है। वो कैसे बनती है? तेल का आयात करने से। तेल के आयात जो करते हैं उसकी कीमत में वृद्धि हो जाए। तेल के आयात की, जो आप मान लो कच्चा माल खरीदते हैं, हम कच्चा माल जो क्रूड तेल होता है, क्रूड ऑयल से बोलते हैं, अगर वो किसी अदर कंट्रियों से परचेज करते हैं, आयात करते हैं, तो आप जानते हो उसकी आयात की मूल्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके आयात के जो मूल्य में, उसकी जो कीमत होती है, आयात की जो कीमत होती है मूल्य में, उसमें होती है वृद्धि। क्यों? आप जानते हो कच्चा माल जो है एक्चुअली में विदेश से जो लाते हैं वो होता है महंगा, वो होता है महंगा, जबकि सरकार जो है उसको रिफाइन करके सस्ता बेचती है। राइट, उसको रिफाइन करके सस्ता बेचती है। जैसे आप डीजल की बात कर लो, डीजल पे सरकार सब्सिडी देती है, डीजल पे सरकार सब्सिडी देती है। पेट्रोल पे सरकार सब्सिडी नहीं देती है। पेट्रोल पे सब्सिडी किसे देती है? जो वितरण करते हैं, जहाँ पे आपने देखे हो उत्पादन, जो तेल वितरण वाले जो लोग लगे रहते हैं पेट्रोल पंप पे, उनको वितरण करते हैं, तो उनको सरकार देती है सब्सिडी, जबकि आम जनमानस को वहाँ पे जो तेल भराने जाते हैं उनको नहीं मिलता है। राइट, जबकि डीजल जो है उस पर सरकार सब्सिडी देती है, क्योंकि डीजल जो है वो इंजन जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है, तो उनको सरकार देती है सस्ते। जबकि डीजल जो पेट्रोल से महंगा होता है, जबकि डीजल पेट्रोल से महंगा। तो आप ऐसे समझ लो, जो कच्चा तेल है वो आता है महंगा होकर। राइट, वो महंगा होकर के आता है। तो आप जानते हो उसका प्रभाव कैसे स्टैफ्लेशन पड़ता है। वो आप जानते हो कि जैसे आप जानते हो कि डिमांड बेस पर होता है, उसका भी डिमांड बेस पर होता है। तो जैसे आप मान लो डिमांड उसकी बढ़ रही है, राइट, डिमांड उसकी बढ़ रही है। अब डिमांड जब उसकी बढ़ती है तो फिर क्या होता है कि जो कीमत होती है, ध्यान से सुनना, जो उसकी कीमत होती है, कि जो कीमत है, तो सरकार क्या करेगी? इसकी डिमांड बढ़ने से, मुद्रास्फीति, अगर किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है? तेल की। ठीक, डिमांड बढ़ती है तो उसकी क्या करेगी सरकार? जो भी तेल लेके आई है, जो भी तेल आयात किया है, रिफाइन किया है, तो इसके मूल्य में ये कर देगी वृद्धि। इसके मूल्य में क्या कर देगी? तो इससे जो ये मुद्रास्फीति है नियंत्रण हो जाएगी। इससे, लेकिन एक चीज़ इससे दिमाग में सुनना ध्यान से, इससे दिमाग में ये समझना, लेकिन इससे बेरोजगारी में कमी नहीं आती। इससे बेरोजगारी में कमी नहीं आती है। तो ये कीमत के मूल्य से, कीमत के मूल्य के आधार पर भी स्टेफ्लेशन होता है। समझ रहे हो? कीमत के मूल्य के आधार पर भी स्टेफ्लेशन होता है, ये समझ में आना चाहिए। चलो, तो इतना भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात ये करते हैं कि बेरोजगारी में अगर हम शामिल करते हैं तो श्रम बल आपने पढ़ा हो, श्रम बल आप थोड़ा यहाँ समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। तो हम पहले श्रम बल भागीदारी को थोड़ा समझ लेते हैं। श्रम बल भागीदारी क्या होती है? देखो, श्रम बल भागीदारी है एक्चुअली में, ये जो डिपेंड करती है जनसांख्यिकी लाभांश, जिसे बोलते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। जनसांख्यिकी लाभांश के मतलब ये होता है कि इसमें वो विशिष्ट लोग आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं दो प्रकार से समझ लो। देखो, श्रम बल भागीदारी में वो व्यक्ति आते हैं जो 15 से 59 साल के बीच होते हैं। कितने होते हैं? 15 से अधिक, यानी 15 से अधिक, यानी कि जिसकी उम्र 15 से अधिक हो गई, चाहे उसमें लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, 15 साल से अधिक। अब इसी बेसिस पर होता है जनसांख्यिकीय लाभांश। तो जनसांख्यिकीय लाभांश का आंकड़ा देखोगे ना, तो 15 साल से 59 वर्ष के बीच होता है। 15 साल से 59 वर्ष के बीच होता है।
तो सरकार इनसे उम्मीद करती है, सरकार जनसांख्यिकीय लाभांश पे जो लोग होते हैं तो उस पर उम्मीद करती है। वो ये सोचती है कि 15 से 59 साल के जो बीच के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मतलब एक योग्य हो गए हैं, किस चीज़ के, वो योग्य हो गए हैं काम करने के लिए, ठीक है, मजदूरी करने के लिए वो योग्य हो गए हैं। जबकि 15 साल से नीचे का बच्चा जो है वो क्या काम कर पाएगा, कहीं नहीं कर पाएगा ना। तो 15 साल से नीचे का कोई भी बच्चा है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, वो काम नहीं कर पाते हैं। जबकि 59 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं वो भी काम नहीं कर पाते हैं, राइट, वो भी काम नहीं कर पाते हैं। वो भी आप जानते हैं उनके घुटनों में दर्द, कहीं कंधों में दर्द, तो फिर वो भी मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये जो लोग होते हैं लगभग कितने हैं, ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा 38%। तो 38-39% ऐसे लोग हैं भारत में जो किसी काम के नहीं हैं, जो किसी काम के नहीं, फालतू का खाते हैं बैठ करके। 15 साल से नीचे के यानी 0 से 15 साल के बच्चे हो गए और 59 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग हो गए हैं। तो ये लोग हैं, ये फालतू का खाते हैं। 38% ऐसे भारत में इनका आंकड़ा लगाया जाता है, राइट। चलो, तो इसका आंकड़ा जो है लगभग में कितना लगाया जाता है, तो 38% प्लस होता है, ठीक, 38% करीब ही है, इतना ही आप समझ लो। जबकि इनका देखा जाए तो इनका है 62.5%, यानी कि 62.5% इनका आंकड़ा है इनका, राइट। तो इसमें भी अगर आप देखोगे ना, इसमें महिलाओं की अगर भागीदारी देखोगे तो आपको मिलेगी CMIE के अनुसार अगर देखोगे तो वो 10% मानता है, ठीक है, 10% मानता है। जबकि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है एक्चुअली में, क्योंकि ये इंडिया क्षेत्र पर है ना, तो वर्ल्ड बैंक अगर भारत की देखता है तो भारत में वर्ल्ड बैंक के आधार पर जो महिलाओं की जो श्रम बल भागीदारी है, राइट, श्रम बल भागीदारी है वो है 25%, नहीं है 25%। चलो, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो 25% श्रम बल भागीदारी किसकी है, वो महिलाओं की है। वो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है, विश्व बैंक है उसके अकॉर्डिंग है। जबकि CMI जो है, राइट, जो सेंट्रल मॉनिटरिंग जो है के आधार पर अगर आप देखोगे तो इसकी जो भागीदारी, जो इसके आंकड़ा जुटाता है महिलाओं को लेकर, वो 10% मानता है। भारत में 10% महिलाओं की भागीदारी। तो श्रम बल भागीदारी में आप जानते हो कमी कितनी है, महिलाओं की बहुत ज़्यादा भी कमी है। तो आप जानते हो महिलाओं की 15 से 59 साल के बीच में भी अगर आप देखोगे तो महिलाओं की 50% भागीदारी नहीं, महिलाओं की भी 50% भागीदारी नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हो कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी न होने की वजह से कितना ज़्यादा भारत का जो विकास है वो पिछड़ रहा है, ठीक है। तो श्रम बल भागीदारी का मतलब यही होता है, या जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब यही होता है कि जो CMI है ये निर्धारित करता है कि जनसांख्यिकीय लाभांश ऐसा लाभांश होता है जो आर्थिक विकास में जो 15 से 59 साल के जो लोग होते हैं उनके क्या होते हैं, उनका जो एक श्रम होता है, उनकी श्रम प्रधान जो मेहनत होती है वो जोड़ी जाती है, राइट, वो उसमें ऐड की जाती है। तो उसी को बोलते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश। जबकि भारत में इसका 15 से 59 साल के बीच माना जाता है, राइट। लेकिन इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी से महिलाएं जो हैं 25% हिस्सा ले रही हैं वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, जबकि CMI के अकॉर्डिंग ये 10% है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। और ये भी आप जानते हो श्रम बल जो भागीदारी है ये पिछले 10 साल से निरंतर घट रही है, 10 साल से निरंतर ये घट रही है। तो अभी जो पिछले लगभग 62% थी, तो अभी ये लगभग 40% के करीब रह गई है। तो ये घट क्यों रही है, तो ये घटने के बहुत सारे कारण हैं, तो ये हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जबकि 62% जो है पहले थी, लेकिन ये जनसंख्या के बेस पर है ना, ये जो जनसंख्या के बेस पर निकाला जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे पहले 62% थी तो वहाँ उस समय जनसंख्या कम थी, लेकिन अब जनसंख्या ज़्यादा है तो श्रम बल भागीदारी है वो 40% है, लेकिन वो जनसंख्या के आधार पे निकालते हैं उसे। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, और खैर इसमें कोई ज़्यादा नहीं है।
हम्म। चलो, तो इससे क्या है, बेरोजगारी निकल आती है। लेकिन अब बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है, प्रछन्न बेरोजगारी है, चक्री बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर जब कभी पढ़ाएंगे एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, उसमें हम आपको डिटेल से समझा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।